So the next topic is a very important topic in the chapter definite integration. तो ये कनेक्ट करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन को उसके बिल्कुल बेसिक मीनिंग से, विच इज डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो एक इनफाइनाइट सीरीज या एक इनफाइनाइट सम को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट पे या एरिया के कॉन्सेप्ट पे ही है आपका ये टॉपिक। तो इसको अच्छे समझिएगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्यारे से सवाल बनते हैं जेईई एडवांस में। So let fx be a continuous real valued function defined on the closed interval a comma b। तो अब हम लोग एरिया की बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि एरिया अंडर द कर्व, जो इस fx का एरिया होता है x एक्सिस के साथ, x इक्वल टू a x इक्वल टू b में, ये वाला एरिया हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने एक छोटी स्ट्रिप का एरिया लेके स्टार्ट किया था। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में जाके डिटेल में जाके समझते हैं। सो लेट अस से दैट कि हमने इस इंटरवल a कॉमा बी को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कैसे किया जाता है n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड? सपोज आपके पास एक इंटरवल है a से b और मुझे इस इंटरवल के a टुकड़े करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं तो इस इंटरवल की विड्थ निकालूंगा जिसको हम लोग b माइनस ए से लिख सकते हैं। जैसे 1 से 10 है तो 10 माइनस 1 9, तो 9 सेंटीमीटर या 9 यूनिट्स की ये विड्थ होगी। और इस विड्थ को मुझे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड दिस क्वांटिटी बाय n। तो अपने लिए द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन द x एक्सिस विल बी, फर्स्ट रहेगा a, लास्ट रहेगा b, और उनके बीच में a प्लस एच, a प्लस टू एच, a प्लस थ्री एच, इस तरीके से लास्ट वाला a प्लस एन एच को हम लोग b बोल देंगे। और जो h है वो एक्चुअली विड्थ ऑफ अ सिंगल स्ट्रिप है, जिसको हम लोग dx से डिनोट कर रहे थे शुरू में, स्ट्रिप जब हम शुरू में पढ़े थे। बट फिलहाल हम लोग प्रॉपर डिवीजन से बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज 1 और 11 के बीच में मैं n टुकड़े करता हूं, तो इंटरवल विड्थ कितनी है 10, और 10 डिवाइडेड बाय n, मतलब अगर मुझे 10 टुकड़े करने हैं, सपोज अगर n की वैल्यू 10 है, अगर मुझे 10 टुकड़े करने हैं तो मुझे 1 यूनिट का विड्थ लेना पड़ेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। सपोज अगर मुझे 100 टुकड़े करने, n की वैल्यू अगर 100 है, तो मेरा h आएगा 0.1। तो मेरे 100 टुकड़े कैसे होंगे 1 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो जितने ज्यादा टुकड़े होंगे, जितने ज्यादा सब इंटरवल्स में आप इसको बांटेंगे, उतना ही छोटा आपका h का वैल्यू आएगा। सो n एंड h आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। n is the number of parts in which we want to divide the interval and h is the width of each interval। तो अब हम लोग एरिया से डिनोट करते हैं, एरिया से स्टार्ट करते हैं। सो सपोज मैं एरिया निकालना चाहता हूं, तो आप देखिए अगर ये पॉइंट है अपना a कॉमा एफ ऑफ ए, तो हम क्या करते हैं, ये एफ ऑफ ए लंबाई की और h चौड़ाई का एक रेक्टेंगल बना देते हैं, जिसको हम लोग एक स्ट्रिप बोलते हैं, सिंगल स्ट्रिप का एरिया बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये अब सबको दिखता है कि सर ये वाला एरिया जो है ये नेग्लिजिबल है, ये बहुत छोटा एरिया है, बट ये मिस हो रहा है। ओके, तो ये स्किप हो जाता है, ये हम लोग एरिया काउंट नहीं कर पाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, h टेंडिंग टू जीरो लिमिट लेते हैं, तो बहुत पतले स्ट्रिप के लिए ये एरिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो a कॉमा एफ ऑफ ए लंबाई और h चौड़ाई, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, Sn denotes the area of these n rectangles है अगर, तो Sn हम लोग क्या लिखेंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया होगा h width मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a की लंबाई, h इंटू एफ ऑफ ए, ये इस स्ट्रिप का एरिया है, सिंगल स्ट्रिप का। फिर सेकंड स्ट्रिप का एरिया कैसे लिखा जाएगा, सेकंड स्ट्रिप जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। सो दिस इज द हाइट, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस h, इतनी हाइट और चौड़ाई अभी भी h ही है। द विड्थ विल ऑलवेज बी h, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज h। तो ये अपना सेकंड एरिया। सिमिलरली थर्ड एरिया कैसे होगा, इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सा पॉइंट, ये अपना थर्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो आप देख रहे हो कि हम लोग धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और ये नया स्ट्रिप का एरिया। तो ऐसे हम लोग अगर सारे रेक्टेंगल्स का एरिया लिखें और ऐड कर दें तो कंप्लीट रेक्टेंगल्स का एरिया ये Sn बन जाएगा। अब बात ये है कि जितना आप n को बढ़ाओगे, Sn इज एरिया वेरी क्लोज टू द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एंड द ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b को दो वर्टिकल वॉल्स मानते हुए
ऊपर से एफ एक्स जा रहा है, नीचे से एक्स एक्सिस जा रही है, तो इन चारों से मिलके जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया और इन सारे रेक्टेंगल्स के स्ट्रिप्स का जो सम है ऑलमोस्ट सेम है। जब तक n को आप लोग फाइनाइट रखोगे तब तक ये एरिया इक्वल नहीं हो पाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए अपना कॉन्सेप्ट आता है लिमिट ऑफ सम। सो व्हाट वी विल डू इज, और वी कैन से दैट अगर इस Sn को मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट ले लूं तो ये मेरा इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये है अपना कॉन्सेप्ट कि इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम, जहां पे हम लोग रेक्टेंगल के स्ट्रिप बहुत छोटे लेंगे, इसी एज को हम लोग एक्चुअली dx बोलते हैं इंटीग्रेशन में। सो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये बनेगा। अब अपने काम का चीज क्या सर, ये तो ठीक है, फील आ रही है, समझ में आ रहा है, बट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिए। Sn को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज Sn इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये जो सीरीज लिखी थी हमने, इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं h विड्थ का और f ऑफ a प्लस आर एच हाइट का रेक्टेंगल ले रहे हैं हम लोग। अब a प्लस आर एच में r इज अ रनिंग वेरिएबल, r की वैल्यू 0 1 2 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जा रही है, एंड देन वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h लाइक दिस b माइनस a अपॉन n। तो ये अपना बन जाएगा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं ना एक्चुअली वो इतने कॉम्प्लिकेटेड से नहीं बनते, वो सिंपल स्पेशल केस के लिए बनते हैं 0 से 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं 1 से n भी लिख सकते हैं। तो पहला नोट, हमने एरिया को लिखना चालू किया था r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू n-1 तक के, बट आप लोग r की वैल्यू 1 से n तक भी लिख सकते हो। एक और तरीका होता है इसको देखने का, तो वो भी देखते हैं आइए, फिर हम लोग इसको क्वेश्चंस की तरफ भी लेके चलेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप a से स्टार्ट करके यहां तक a n-1 h तक लेके जाओ, यहां तक आप लोग रिवर्स उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो। तो रिवर्स कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे इसी एग्जांपल में मैं अगर यहां से स्टार्ट करता, लेट्स से ये अपना b कॉमा एफ ऑफ बी सपोज, तो अगर मैं इस हाइट को और ये विड्थ h को लूं तो ये रेक्टेंगल का एरिया लेता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ ए प्लस एन एच इनटू एच, फिर यहां पे हाइट और ये विड्थ वाला। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एक्चुअली थोड़ा एरिया हम ज्यादा लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा कम मिस हो जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छूट रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आते जाएगा। सो ये हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n-1 h। और सिमिलरली हम लोग पीछे से चल रहे हैं, तो यहाँ पे जब लास्ट स्ट्रिप होगी तो ये स्ट्रिप ऐसे ली जाएगी, तो इसका एरिया हम लोग कैसे लेंगे, ये कोऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, इतनी हाइट और इतनी विड्थ वाला। सो द पॉइंट इज, अगर हम लोग एफ ऑफ ए से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी, ये लास्ट टर्म एफ ऑफ बी नहीं लिखी जाएगी, मतलब आप जल्दबाजी में यहाँ पे एक और टर्म मत जोड़ देना, ये नहीं होगा, क्योंकि इसके होने का मतलब क्या है कि हम लोग ये हाइट और एच, तो हम लोग एक स्ट्रिप ज्यादा ले ले रहे हैं राइट साइड में, तो वो बाहर निकल जाएंगे हम लोग x इक्वल टू बी से। सो ऐसा नहीं, यहाँ तो आप एक एफ ऑफ ए यहाँ तो मिसिंग रहेगा, यहाँ तो एफ ऑफ बी मिसिंग मतलब एक्सक्लूडेड रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा n ही रहेगी। यहाँ तो आप r की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करके n-1 तक जाएंगे, या फिर आप r के वैल्यू 1 2 3 4 स्टार्ट करके आप n तक जा सकते हैं। इन बोथ द केसेस जो अपने डिवीजन हुए हैं, अपन ने n पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो होंगी वो n ही होंगी। तो यहाँ तो आप a से स्टार्ट करके a प्लस n-1 इंटू एच तक जाइए, या फिर आप a प्लस एच से स्टार्ट करके b तक जाइए a प्लस एन एच। तो दो तरीके होते हैं लिखने के। लिमिटिंग केस में एरिया दोनों का सेम ही आता है, लिमिटिंग केस में दोनों का एरिया सेम ही आता है, तो लिमिट जो रहेगी वो लिमिट तो सेम ही आएगी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn की लिमिट, चाहे आप ये लिख लो 1 से h, सॉरी 1 से n, यहाँ चाहे आप ये लिख लो, इन द लिमिटिंग केस बोथ विल बी इक्वल। और अच्छा क्वेश्चन एक IIT एडवांस में आया था, जब उन्होंने लिमिट भी निकलवाई थी और बिना लिमिट के भी पूछा था और कंपेयर करने को बोला था, तो वो भी हम देखेंगे, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट एज ऑफ नाउ आप स्ट्रिप जो है एफ ऑफ ए से स्टार्ट करके भी ले सकते हैं, या एफ ऑफ ए प्लस एच से स्टार्ट करके भी ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, अपने काम का चीज, ये चीज स्पेशल केस, व्हेन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। तो जब a 0 होता है और b 1 होता है, तो आप इसी एक्सप्रेशन में
इस एक्सप्रेशन में आप a को 0 और b को 1 डालिए और देखिए कितना आसानी से ये डरावना सा दिखने वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r की वैल्यू 0 से n-1, तो b माइनस a हो जाएगा 1, h जो अपना n तो n ही है, और ये a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 होने की वजह से f ऑफ r बाय n बन जाएगा। तो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स बनेंगे ना, एक्चुअली सारे की सारे प्रॉब्लम्स इस सेकंड वाली चीज से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। सो सर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी द स्टेप्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, और ऐसे प्रॉब्लम दिखते कैसे हैं, तो बेटा ये होते हैं स्टेप्स। स्टेप्स टू एक्सप्रेस द लिमिट ऑफ सम एज डेफिनेट इंटीग्रल। सो सबसे पहला चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्वेश्चन में r बाय n। इनफैक्ट r बाय n से पहले तो मैं 1 बाय n, मैं सबसे पहले 1 बाय n अलग करता हूं। तो जहां बाहर एक 1 बाय n होगा उसको आप dx से रिप्लेस करेंगे। क्यों, एक्चुअली 1 बाय n आपका h ही है। देखो ये h जो है कहां गया, ये h है b माइनस ए अपॉन एन। तो हम लोग 0 से 1 में ही बात करते हैं, तो 1 माइनस 0 अपॉन n, ये अपना विड्थ ऑफ द स्ट्रिप होता है h, जिसको हम लोग dx बोलते हैं। सो 1 अपॉन n को हम लोग h मतलब dx से रिप्लेस कर देंगे। r बाय n जो होगा, ये r बाय n जो होगा इसको x से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो लिमिट ऑफ सिग्मा है इसको इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर देंगे। तो अपना क्वेश्चन जो है वो सिग्मा से डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला स्टेप मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको अच्छे से फील आएगा, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सो हैव सम पेशेंस। और स्टेप 2, जहां पे अपने को अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है, तो ये जो r बाय n का लिमिट है, r बाय n का लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, इसको हम लोग बाउंड्रीज पे इवेल्युएट करेंगे। मतलब सिग्मा के लोअर लिमिट पे r बाय n की क्या लिमिट निकल रही है, और सिग्मा की अपर लिमिट पे r बाय n की क्या लिमिट लग रही है, उससे हम लोग अपने इंटीग्रेशन के लोअर और अपर लिमिट्स निकालते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज एक एग्जाम्पल पहले ये ले लेते हैं इन जनरल फॉर्म। सपोज ये है मेरा, ये सीरीज है, इस सीरीज को मुझे इंटीग्रेशन में लिखना है, तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं 1 बाय n की जगह dx लिख लूंगा, पहला चीज। f ऑफ r बाय n, तो r बाय n बन जाएगा x, तो ये f ऑफ x बन जाएगा। अब r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू pn, तो अगर r की वैल्यू मिनिमम है 1 और r की वैल्यू मैक्सिमम है pn, तो r अपॉन n की लिमिट आप देखो, r अपॉन n की लिमिट निकालनी होती है अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वाले केस में। तो जब r की वैल्यू 1 लूंगा और ये लिमिट निकालूंगा तो ये लिमिट 0 आएगी, इसीलिए इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 आया है। और अगर r बाय n में r को मैं मैक्स रखता हूं, तो r मैक्सिमम कितना है, r की जगह मैं pn रखता हूं मैक्सिमम, n से n कैंसल, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये लिमिट p आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग p लिख रहे हैं। जनरली ये p 1 2 3 इस टाइप से आता है, एग्जांपल्स में बात करते हैं हम लोग, तो आपको बात समझ में आएगी। सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड दिस लिमिट्स, है ना। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, ये अपने को क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आप जीपी से भी कर सकते हैं और फिर लिमिट लगा सकते हैं, बट मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। तो अपन ये करेंगे, देखो सबसे पहले जो बाहर 1 बाय n लिखा है, इस 1 बाय n को हम लोग रिप्लेस करेंगे dx से। लिमिट ऑफ सिग्मा बन जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल, और फंक्शन क्या है, e की पावर r बाय n, तो r बाय n की जगह बन जाएगा x। ये बन गया प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का। अब बात करते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट की। तो r बाय n मिनिमम वाले केस में और मैक्सिमम वाले केस में आप लिख लो, और दोनों पे लिमिटिंग ले दो। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये कितना आएगा 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लूंगा। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये कितना आएगा, ये आएगा 1, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 1। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, इस सीरीज का जो भी वैल्यू आता है वो एक्चुअली 0 से 1 e पावर x dx के बराबर होता है। तो इसको इंटीग्रेट करना आता है आपको, आंसर इसका e-1 होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ यू कन्वर्ट द सिग्मा वाला टर्म इनटू दिस टर्म। अच्छा, सिमिलर वे में बी पार्ट भी हम लोग ट्राई करते हैं। देखो बी पार्ट में सब कुछ सेम है, तो ये तो आप इतना सेम लिख ही लोगे, e पावर x dx। बस फर्क पड़ गया है कि हम लोग 0 से n-1 जाने की बजाय 1 से n जा रहे हैं।
तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि आप r अपॉन n की लिमिट लो, लिमिट r अपॉन n, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। इसमें r को लोअर लिमिट 1 रख के लिमिट निकालो, तो 1/n की लिमिट भी 0 ही आएगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। और एक बार r को मैक्सिमम रख के, तो r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है n, तो n/n की लिमिट 1 आती है। इसीलिए b पार्ट का इंटीग्रेशन भी 0 से 1 e पावर x dx होता है। और थर्ड पार्ट में क्या चेंज है, थर्ड पार्ट में सब कुछ सेम है, लोअर लिमिट भी 1/n से यही आएगी, बस अपर लिमिट जो है r मैक्स की वैल्यू 3n है। तो जब मैं r मैक्स यहाँ पे मैं r मैक्स 3n लिखूंगा, तो 3n अपॉन n की लिमिट जो आएगी वो 3 आएगी। तो थर्ड पार्ट और फर्स्ट सेकंड पार्ट में फर्क सिर्फ इतना है, लिमिट्स का फर्क है। सो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन 0 से 3 e पावर x dx। ठीक। एंड व्हाट डज दिस ज्योमेट्रिकली मीन, ये सब जो भी हम लोग कर रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली वही है जो हमने अभी तक डिस्कस किया। जैसे सपोज e पावर x की हम बात करते हैं, तो e पावर x में हो क्या रहा है, हमने x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 में n इंटरवल्स बनाए। तो ये पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा, चौथा, ये सारे हमने इंटरवल्स बनाए। और एक एक रेक्टेंगल का एरिया हम लोग देख रहे हैं, एक एक रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया हम लोग लिख रहे हैं। तो उस एरिया को लिखने के तरीके होते हैं। तो ये पहला तरीका है जब हम लोग 0 से 1 लिख रहे हैं, ये दूसरा तरीका है जब हम 1 से 0 लिख रहे हैं इस तरीके से। और तीसरे वाले केस में एक्चुअली हमने 0 से 1 नहीं लिया, हमने 0 से 3 लिया है। जो तीसरा वाला केस है उसमें हम लोग एक्चुअली ई पावर एक्स को स्टडी कर रहे हैं x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 में, तभी ये r की वैल्यू 1 से 3n तक गई है। तो इनफैक्ट अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, इसमें जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअली 3n है। तो यहाँ पे ऐसे हमने स्ट्रिप्स बनाते गए तो 3n स्ट्रिप्स बनी होंगी, और अकॉर्डिंगली हमने 0 से 3 इंटीग्रेशन एरिया बना लिया होगा। अब कुछ लोगों को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अभी दिक्कत होगी, सर फर्स्ट और सेकंड सेम कैसे आ रहे हैं, या सेम आ रहे हैं तो उनका फर्क क्या है। तो उस पे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के जो सवाल बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको जीपी से भी कर सकते थे आप लोग बाय द वे, है ना। इसको कैसे करते आप, ई 0 डालते तो ई पावर 0 आता 1, फिर ई की पावर 1/n, फिर ई पावर 2/n, ई पावर 3/n, सो ऑन, इस तरीके से। सो यू कैन से दैट दिस इज मोर और लेस अ जीपी, 1 अपॉन a माइनस आर, a माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो n/n। तो आप लोग जीपी वाले लॉजिक से भी इसको कर सकते थे सॉल्व। इसकी लिमिट निकालनी थी, मतलब जीपी का सम लिख लिया और फिर ये लिमिट निकाली। तो इसकी लिमिट जो है वो e पावर h माइनस 1 अपॉन h, h अप्रोचिंग टू 0, तो लिमिट यही आएगी, बराबर दिख रही है मुझे। आप लिमिट निकालने के लिए n को 1 अपॉन h लिख लीजिए, h 0 पे जाएगा और फिर ये स्टैंडर्ड लिमिट, इतना पोर्शन जो है डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा, -1 आएगा, ऊपर वाला स्वैप हो जाएगा, तो 1 माइनस ई विल बिकम e माइनस 1। तो वो जीपी वाले लॉजिक से। बट हर सिग्मा ऐसे सॉल्व होगा जरूरी नहीं है, हर सिग्मा ऐसे जीपी या एजीपी वाले लॉजिक से सॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए तो हम ये सब पढ़ रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। तो वी विल कम टू दैट लेटर, बट पहले हम लोग इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप का सवाल IIT एडवांस में आया था 2008 में, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझिए। लेट Pn be a series which is equal to this, let Qn be a series which is equal to this for n equal to natural number, then मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट है, A B C D कौन सा सही होगा। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा घूमेगा, चक्कर आएंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि e-1 आंसर आता है, अभी आप कंपेयर कर रहे हो e-1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैंने जानबूझ के वही फंक्शन लिया है ताकि आप उसको एनालाइज कर पाओ। यहाँ पे ए बी में n वॉज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा था, इसीलिए वो लिमिट की वैल्यू e-1 आ रही है। अगर मैं n को नेचुरल नंबर रखता हूँ, इनफाइनाइट पे लेके नहीं जाता हूँ, n भले 1000 हो, 10,000 हो, 10 करोड़ हो, बट इट इज नॉट इन्फिनिटी, देन व्हाट कैन वी से अबाउट द एरियाज। उसी पे ये बहुत बेसिक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका बेसिक मीनिंग समझिए। जब हम लोग Pn की बात करते हैं 0 से n-1, तो हम लोग इस एरिया की बात करते हैं। ये f(0) इंटू h, ये स्ट्रिप छोटा सा एरिया रह जाएगा, दिस विल बी मिसिंग, या ये छूट जाएगा। फिर ये f(1/n), ये एरिया,
समझ रहे हो? आप ऐसे समझ लो कि जब हम 0 से n-1 जाते हैं तो आप 0 से स्टार्ट करते हो, लास्ट वाली स्ट्रिप ये होती है f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, और ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाते हैं, मतलब f ऑफ b वाली टर्म कहीं हम लिखते ही नहीं। और जब हम लोग 1 से n लिखते हैं तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहां से ये लिया स्ट्रिप, ये लिया हमने स्ट्रिप, तो ये f ऑफ 0 वाली टर्म कहीं भी लिखी नहीं जाती लास्ट में, ये f ऑफ a प्लस h वाली हाइट वाला स्ट्रिप लिया जाता है। तो एरियाज देखने का नजरिया अलग है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो Pn आप ग्राफ से देख सकते हो, Pn जो होगा उसमें हर स्ट्रिप में, बिकॉज e पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि e पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से Pn में हर रेक्टेंगल के स्ट्रिप जब हम लिख रहे होंगे तो जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है, जो e पावर x dx का जो एक्चुअल इंटीग्रेशन आता है जिसकी वैल्यू e-1 होती है, इस e-1 से Pn का एरिया छोटा आएगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ एरिया थोड़ा थोड़ा छूटता जाएगा। जितना आप n को बड़ा इंफिनिटी को अप्रोच करोगे उतना ये अप्रोक्सीमेशन प्रेसाइज होते जाएगा। बट अगर मैं लिमिट नहीं लगाता, जब तक मैं लिमिट नहीं लगाता तब तक आई कैन से दैट Pn हमेशा छोटा होगा e-1 से, एग्जैक्ट सेम वे में Qn बड़ा होगा e-1 से। सो ये अपना कॉन्सेप्ट है। एंड ऑल्सो नोट दैट अगर एक बार लिमिट लगा देते हैं हम लोग, कि हम बोलते हैं लिमिट Pn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये नंबर स्मॉल p है और Qn के लिए नंबर स्मॉल q है, देन वी कैन से दैट यस बोथ द वैल्यूज एक्चुअली p and q आर इक्वल टू e-1। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिमिलर वे में आप ये IIT JEE 2008 का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ओके, एंड दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, ट्राई दिस एंड आई विल गिव यू द हिंट। जो फंक्शन यहाँ पे एनालाइज हो रहा है fx, उस फंक्शन का नाम बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको इसका ग्राफ भी बता देता हूँ। एक एग्जांपल मैंने इंक्रीजिंग का लिया था, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल है। तो 0 से 1 में इसका ग्राफ जो बनेगा वो रफली कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये रफली कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। 0,1 डिक्रीजिंग फंक्शन है और 1,1/3। तो अब आप इसमें सोचिए, इसमें आप सोचिए कि कब एरिया ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सीधे रास्ते चलूंगा, 0 से n-1 जब मैं चलूंगा तो मैं एरिया ज्यादा लेता जाऊंगा, और जब मैं उल्टा चलूंगा, जब मैं से आगे से पीछे चल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ, तब एरिया मिस हो रहा होगा। सो मेरे हिसाब से 0 से n-1 में ज्यादा एरिया हम लोग ले रहे हैं, तो ये हो रहा होगा डी ऑप्शन, और 1 से n में हम लोग उल्टा चल रहे हैं तो एरिया मिस हो रहा है, तो ए ऑप्शन। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा हो जा रहा है रिजल्ट, और इंक्रीजिंग फंक्शन में कुछ अलग आ रहा है रिजल्ट, तो आप दोनों को कनेक्ट कीजिए। ओके, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्राई टू कनेक्ट देम। ये क्वेश्चन सेकंड वाला और ये IIT JEE 2008 का एडवांस का सवाल, आप दोनों को कनेक्ट कीजिए एंड ट्राई। सो दिस वाज वन वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। आगे जो हम बात करेंगे इस पे, वो है अपने एक्चुअल प्रोफाइल, जिसपे एक्चुअली मेंस और एडवांस दोनों में खूब सवाल बनते हैं, वो इस टाइप के सवाल जो एक्चुअल इसके कन्वर्जन वाले सवाल है। सो लेट अस ट्राई दीज प्रॉब्लम्स वन बाय वन। जैसे पहला सवाल है, तो दिखने में ये लिमिट का सवाल लग रहा है, एक सीरीज का सवाल लग रहा है, सिग्मा टाइप का, बट इन टाइप के सवालों को किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके। सो वी कैन राइट द फर्स्ट प्रॉब्लम एज, आइए साथ में करते हैं। सबसे पहले आप इसके जनरल टर्म लिखा करो। देखो सबके न्यूमरेटर, हर टर्म का न्यूमरेटर n स्क्वायर है, तो हम n स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में लिखा है n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो जनरल टर्म हो जाएगी n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर r इज रनिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है। तो इस तरीके से आपको गिवन सीरीज को पहले तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते आना चाहिए, उसके बाद अपना असली काम शुरू होता है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस की सबसे बड़ी हिंट है कि बाहर सबसे पहले तो सिग्मा के बाहर आपको 1/n लगाना होता है, 1/n निकालना होता है। सो उसका सबसे कॉमन तरीका, हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, उसमें शायद हमने एक प्रोफाइल डिस्कस किया था, दम लगा के हईशा। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही कि आप डिनोमिनेटर में पूरा जोर लगा दो जितना खींच सकते हो, बाहर 1/n अपने को लेके आना है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक आउट दिस n स्क्वायर कॉमन, हम लोग
डिनोमिनेटर में ये जो एक न्यूमिनेटर में एन स्क्वायर है, इस एन स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो एन स्क्वायर की पावर में 3/2 अंदर बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की पावर 3/2. सो क्वेश्चन बिकम्स लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट. तो ये पूरा कैंसल आउट होके एक 1/n बचेगा बाहर. तो 1/n हम लोग सिग्मा के बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज द सिग्मा इज ऑन आर. आर इज द रनिंग वेरिएबल. तो ये बन गया अपना प्रॉब्लम 1/1 प्लस आर बाय एन. अच्छा, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं ना, मतलब बाहर एक 1/n की बलि चढ़ा दी आपने, बाहर इस 1/n की बलि चढ़ा दी आपने, उसके बाद सिग्मा के अंदर जो भी बचेगा, कोई भी आर और एन अकेले नहीं होंगे. अगर ये प्रॉब्लम वाकई में डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होना होगा, एवरीथिंग कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ आर अपॉन एन. सारे आर और एन पेयर अप हो सकते हैं रेशियो आर अपॉन एन में. क्यों? क्योंकि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होना है तो हम लोग क्या क्या स्टेप्स लिखते हैं. लिमिट सिग्मा को हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं, 1/n को हम लोग dx लिखते हैं, और सिग्मा के अंदर जो भी फंक्शन है वहां पे r/n को हम रिप्लेस करते हैं x से. सो ये बन गया अपना इंटीग्रल. ये अभी डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें लिमिट्स भी चाहिए. तो व्हाट वी विल डू इज r/n में हम लोग लिमिट निकालेंगे. लिमिट्स ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा, upper limit and lower limit of sigma will decide the upper limit and lower limit of definite integral. कैसे? r by n के लिमिट्स लेंगे. तो मिनिमम r कितना हो सकता है? मिनिमम वाले में आप ये इवेल्युएट करो लिमिट. तो मिनिमम वाले केस में हम लोग लिखेंगे 1/n, n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ 0. और मैक्सिमम r कितना हो रहा है सिग्मा में? मैक्सिमम जो है r n हो रहा है. तो n/n की लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वो 1 है. n/n 1 आता है, तो अपर लिमिट 1. सो द क्वेश्चन बिकम्स, क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपना? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके. अब इसको सॉल्व आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं, जो भी हमने टेक्निक्स पढ़ी है उसको सॉल्व कीजिए आप. फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 1/√2. तो इस तरीके से ये किया जाता है. सॉल्व करने के जो तरीके होंगे वो है, आप यहाँ तो x को tan थीटा लिख लो, एक तरीका ये है. यहाँ तो आप इस पे अपना दम लगा के हईशाही लगा लो, शायद उससे हो जाना चाहिए. x³ 1/, हाँ, तो यहाँ तो आप x को tan थीटा लिख लो. एक मेरा ये सजेशन रहेगा आपको, इससे सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को. या फिर आप x को नहीं, 1/x² को, 1/x² को आप t लिख लो, तो उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो जो भी है ये सब हम पढ़ चुके हैं. अभी माय फोकस इज हाउ टू कन्वर्ट दिस सिग्मा प्रॉब्लम्स इनटू डेफिनेट इंटीग्रेशन. सेकंड प्रॉब्लम देखते आइए. सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम की जनरल टर्म बताओ कैसे लिखेंगे. जनरल टर्म ऑफ सेकंड प्रॉब्लम इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा. न्यूमरेटर में 1/1 है तो 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में n+1, n+2, n+3, तो n+r. अब r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और कहां तक जाएगा, तो आप कंपेयर करो. n+1, n+2, n+3, n+4, तो n प्लस समथिंग. तो ये जो फाइनल टर्म है ये n प्लस क्वेश्चन मार्क. अब सोचो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? 3n. लास्ट टर्म जो रही होगी r की वैल्यू वो 3n रही होगी, तभी तो n प्लस 3n जो है वो 4n बना होगा. सो इन दिस वे वी थिंक हाउ टू राइट द एक्सपांडेड वाला समेशन इनटू कॉम्पैक्ट सिग्मा. अब एक बार ये कर दिया, फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर कौन सा है भाई, कि सबसे पहले तो आप 1/n बनाने की कोशिश करो बाहर. तो ये बाहर 1/n बन गया, अंदर जो भी बचेगा वो r/n का फंक्शन होना चाहिए. तो ये बन गया मेरा प्रॉब्लम, बस खत्म. अब क्या करूंगा मैं, लिमिट सिग्मा की जगह इंडेफिनिट अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन बनेगा. ये 1/n की जगह dx, फंक्शन में जहां भी r/n लिखा है उसको x लिख लेंगे, और लोअर लिमिट अपर लिमिट से आप डिसाइड करेंगे. तो r/n लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, मिनिमम और मैक्सिमम पे देख लो. तो मिनिमम r कितना होगा? 1, तो मिनिमम जो आएगी 0, और जो मैक्सिमम है अपना r की वैल्यू 3n,
तो r की वैल्यू 3n का मतलब 3n अपॉन n की वैल्यू n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट पे, तो लिमिट 0 से 3 आएगी। बाकी आप सॉल्व कर लोगे, इजी इंटीग्रेशन है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ln 1 प्लस एक्स 0 से 3 जाना है, तो ln 4 माइनस ln 1, ln 1 0 होता है, तो आंसर आएगा फाइनल log ऑफ 4। तो सेकंड प्रॉब्लम का आंसर ln 4 हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन एक्चुअली solve such type of problems. So there are some more problems on this variety. आप लोग ट्राई कीजिए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आई थिंक वी शुड कीप दीज क्वेश्चंस एज होमवर्क। हम लोग इसको होमवर्क रख लेते हैं। मैं बस आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन तो आपके पुराने पाप जो पहले ढंग से नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत जाएगी इंटीग्रेशन करने में, तो आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। मैं कन्वर्ट करके बस बता देता हूँ आपको कुछ कुछ। जैसे थर्ड जो है, थर्ड में इनफैक्ट लिखा हुआ है ना, आप ट्राई करो, थर्ड में कन्वर्ट होके यहां बनना चाहिए। थर्ड का कन्वर्जन ये बनेगा। फोर्थ में जो कन्वर्जन दिख रहा है मुझे, जनरल टर्म n प्लस आर नजर आ रही है, नीचे n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नजर आ रही है। आर के लिमिट्स आप सही से सेट करना। अच्छा, इसमें लिमिट सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। कंप्लीट आप करना, मैं एक हिंट दे देता हूँ, स्टार्ट देता हूँ। तो न्यूमरेटर में n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, और ये लास्ट टर्म कनेक्ट नहीं हो रही है पैटर्न में, तो उसको कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो लेट से लास्ट टर्म है, उसको हम लोग बोल देते हैं k। तो n प्लस के होगा, और नीचे n स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, इस तरीके से n स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अब कनेक्ट करो कैसे होना चाहिए। डिग्री के हिसाब से मुझे लगता है कि हमें 3/5n को पहले 3n/5n स्क्वायर की तरह सोचना चाहिए। तो आई थिंक कंपेयर करके मुझे k की वैल्यू तो 2n नजर आ रही है। यस, तो हम क्या करेंगे, 3n को हम लोग लिखेंगे n प्लस 2n, और इसको 2n का होल स्क्वायर, दैट इज 4n स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट होगा, इसमें r की वैल्यू जो है वो सिग्मा, r इज रनिंग फ्रॉम 1 से लेके 2n, तो ये हो गया कॉम्पैक्ट फॉर्म। ऊपर से n कॉमन निकलेगा, नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और एक बाहर 1/n बच जाएगा। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन बनेगा ना बेटा, वो बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहां से कहां था r, 1 से 2n, तो लिमिट 0 से 2 आएगी। ये मैं आपको एक स्टार्ट, एक हिंट दे रहा हूं। इस इंटीग्रेशन का आंसर जो होगा वो अपना फोर्थ का आंसर होगा, दैट इज ए ऑप्शन। इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, एंड एग्जैक्ट सेम वे में फिफ्थ क्वेश्चन विल बी होमवर्क। सो ट्राई दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। इनकी हैबिट आपको होनी चाहिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आगे हम लोग इसी में और अच्छे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे। वैरायटी थोड़ी सी और बढ़ाते हैं अपन। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं मेंस एडवांस में। तो जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, और इसी का है वो, कन्वर्टिबल का। अब देखने में क्या होगा, देखो अब कोई नया बंदा इसको देखेगा, उसको लगेगा ये तो लिमिट चैप्टर का सवाल है। तो है, लिमिट का ही सवाल है, बट ये कन्वेंशनल सवाल नहीं है जिसको आप लिमिट से सॉल्व कर लोगे। एक्चुअली इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वो एकदम से दिखता नहीं है, वो प्रैक्टिस से आएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस लुक एट इट। n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू n, प्रोडक्ट ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। n पावर n, अब जो डिनोमिनेटर का n पावर है ना, उसको भी अपन बांट देते हैं। तो n पावर n का मतलब है n खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है n बार। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि इसमें आपको r बाय n वाली फीलिंग आ जाए कि ये कहीं ना कहीं r बाय n टाइप का बन रहा है। और इसमें हम लोग फिर 1/n की बलि भी चढ़ाना चाहेंगे, तो 1/n तो ऊपर पावर में लटका है। सो दिस इज व्हाट गिव्स अस अ सजेशन, इस प्रॉब्लम को हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी से करेंगे, e पावर ln में लिख लेंगे। आई होप यू रिमेंबर, लिमिट में भी हम ऐसे सवाल करते थे सॉल्व। तो जो भी है ये 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n, इसको ऐसे आप रीड करना चालू करो। आप n/n होल पावर में 1/n, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं। e पावर ln x जो होता है वो x ही होता है। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको हम लिमिट चैप्टर में भी यूज करते हैं। 1 पावर इंफिनिटी के जो सवाल होते हैं वो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग, 0 पावर 0 के लिमिट के सवाल। सो इससे ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि ये जो पावर अपने को परेशान करती है बाहर आ जाती है। अगेन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
और फिर लॉग की एक और प्रॉपर्टी कि ये वाले टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई में तो ये एडिशन में आ जाएंगे, log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n सो ऑन ऐसा। सो कांट आई से कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम लिखा है एक्चुअली e की पावर में, e पावर x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो मैं लिमिट को ऐसे अंदर लेके जा सकता हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये ऐसा लिख लेंगे हम लोग 1/n लिख लेंगे और इसको हम लिखेंगे सिग्मा log r/n, वेर r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके n। तो ये जो पर्टिकुलर टुकड़ा है ये कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। क्या होगा इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 ln x dx। ये मैं आपसे करवा चुका हूं पहले ही। सो आप इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 1 ln x dx का जो आंसर आता है वो एक्चुअली आता है -1। ये आप सॉल्व कीजिए, बाई पार्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे ln x का लिमिट। फाइनल आंसर होगा e की पावर -1 दैट इज 1/e। सो ये थोड़े से दिखने में डरावने प्रॉब्लम, बट वो e पावर लॉग की प्रॉपर्टी से कन्वर्ट हो जाते हैं इस टाइप के। इसमें लेते हैं हम लोग कुछ और सवाल भी लेते हैं इस टाइप में, जैसे ये 7th क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं, लेट अस टेक दीज प्रॉब्लम्स। सो 7th का ए पार्ट देखते हैं। आइए 7th के ए पार्ट में सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि इस n को आप फिट कर दो अंदर। तो ये इसका फाइनल आंसर है 4/, इसको अभी अपन साइड में रखते हैं। पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे देखते हैं, n+1 के साथ एक n+2, यहाँ एक काम करो उसको अंदर फिट करो या उसमें से n निकाल दो, सेम बात ही है। तो हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो इवेंचुअली हमें r/n बनाना है। द पॉइंट इज 1/n 2/n 3/n इस टाइप के टर्म्स हमें बनाने हैं। तो ये हम अब न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसने एक n बाहर निकाला, दूसरे वाले ने भी एक n बाहर निकाला, तीसरे वाले ने भी एक n बाहर निकाला, ऐसे ही चलता जाएगा। सो हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर? n+1 n+2 n+3, ये कितने n ब्रैकेट्स हैं? n ब्रैकेट्स हैं, सबने एक एक n बाहर निकाला, तो ये बन जाएगा n की पावर n और फिर ये सारे ब्रैकेट जो हमने नए वाले लिखे और होल पावर 1/n है। तो ये टर्म होल पावर 1/n के साथ बन जाएगी n, जो इस डिनोमिनेटर के n को काट देगी। आई होप यू आर गेटिंग द कैलकुलेशंस। सो लेट मी कम टू अ पॉइंट जहां से हम लोग इस क्वेश्चन को एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हैं। सो 7th प्रॉब्लम का जो ए पार्ट है उसको मैं यहां से स्टार्ट करना प्रेफर करूंगा। पूरे ब्रैकेट पे पावर 1/n, 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + 3/n एंड सो ऑन, 1 + n/n। इसके बाद का कैलकुलेशन और पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, एक एक स्टेप सेम है। क्या करेंगे हम? e पावर log लेंगे, ये जो पावर 1/n थी ये बाहर आएगी, अंदर ये ब्रैकेट्स लिखे होंगे जैसे लिखे थे, ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट इस तरीके से, और जो भी था मल्टीप्लीकेशन में वो सिग्मा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा r की वैल्यू 1 से n ln 1 + r/n। सो होपफुली यू कैन फिगर आउट द आंसर शुड बी ऑफ दिस फॉर्मेट, कि ये जो आंसर आ रहा होगा क्या होगा? e पावर, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 ln 1 + x dx। सो प्लीज कंप्लीट दिस प्रॉब्लम और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 4/e आना चाहिए। पूरा सिंप्लीफाई करके आपका फाइनल आंसर 4/e आना चाहिए। एंड एज फार एज आई रिमेंबर ये क्वेश्चन एज इट इज सेम, बिना कोई वैल्यू चेंज किए, अभी रिसेंट 3 या 4 साल पहले जेई मेन में आ चुका है, एग्जैक्ट सेम डिट्टो, नो वैल्यू चेंजेस। सो ए पार्ट बी पार्ट आर मोर और लेस सिमिलर, आंसर भी सेम है 4/, तो आप ट्राई कीजिए। बी वाला हम लोग होमवर्क रख रहे हैं एंड सी वाला हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी। सो सी वाले पार्ट में थोड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स रिवाइज होगा आपका, 2n cn की पावर 1/n का मतलब होता है फैक्टोरियल के टर्म्स में 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल होल पावर 1/n। अब इसको अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें तो n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा, मतलब जो 2n फैक्टोरियल था 1 × 2 × 3 × 4 × n-1 × n तक कट जाएगा, फिर n+1 से स्टार्ट होगा, n+1 से बचेगा।
सो ये मैं न्यूमरेटर में जो टर्म्स होंगी, न्यूमरेटर में जो 2n फैक्टोरियल की वजह से जो टर्म्स होगी 2n टर्म्स, उसमें से n टर्म्स कट जाएंगी और बचे हुए जो टर्म्स होंगे वो कुछ ऐसे बचेंगे। बेसिकली हमें पेयरिंग करवाने का सोचना है, हमें अभी भी अपने दिमाग में r अपॉन n चलाना है कि हम कुछ लॉजिक यूज करके r अपॉन n को यूज कर पाए। एंड आई थिंक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं इसको भी 2n ना लिखते हुए इसको भी n प्लस n लिखता हूं ताकि हम उसको जनरलाइज अच्छे से कर पाए। So, क्या बनेगा इसमें, इसमें जो मुझे नजर आ रहा है हर ब्रैकेट में पेयरिंग हो पा रही है इजीली। सो व्हाट वी शुड डू इज हम लोग इस 1 को अंदर भेज देते हैं, इस 2 को भी अंदर भेज देते हैं, इसमें थर्ड वाले ब्रैकेट में पेयरिंग करा के 3 को अंदर भेज लेते हैं। सो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस n अपॉन n प्लस 1। पैटर्न मत टूटने देना, पैटर्न लगाए रखना है ऐसे। तो r बाय n जो है वो रेसिप्रोकल में नजर आ रहा है अब मुझे, और लिमिट चल रही है ऑफ कोर्स, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। सो अब हम वही काम करेंगे, e पावर log में जाएंगे, ये ब्रैकेट्स जो लिखे हुए हैं एज इट इज, ये जो पावर 1 बाय n था ये बाहर आ जाएगा, और log की सिग्मा वाली प्रॉपर्टी, सो दिस बिकम्स लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट e की पावर में 1 अपॉन n सिग्मा log ऑफ ऑल दीज ब्रैकेट्स। अब इसकी जनरल टर्म कैसे लिखें सोचो, n अपॉन 1, n अपॉन 2, n अपॉन 3, तो n अपॉन r प्लस 1, r की वैल्यू 1 से n। तो इस भी n को हम लोग ऐसे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं r बाय n। ये अगले स्टेप में आप ले लीजिएगा अगर इस स्टेप में आपको समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो ये बन जाएगा, ये पूरा टर्म बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 1 ln 1 अपॉन x, क्योंकि r बाय नीचे बनेगा dx। बाकी आप समझदार हैं, ये लिमिट आप लोग सॉल्व कीजिए, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये आप सॉल्व कीजिए, जो भी इसका आंसर आता है e पावर दैट जो है वो कन्वर्ट होके अपना ये बनेगा। फुल एंड फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम 4, पूरा सिंप्लीफाई होके जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा एंड ट्राई ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दिस। सो ये था एक वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम ऑन डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। एक और वेराइटी बचती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। सो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, इसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम की बात कर ही चुके हैं, मतलब ये सब बातें हम यहाँ तक के कर चुके हैं। दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड सो फार कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे में। अब हमने जो क्वेश्चंस किए ना अभी, उसमें क्या था, उसमें सिग्मा के प्रॉब्लम्स थे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और r की वैल्यू 1 से n या 0 से n माइनस 1, ऐसा 1 बाय n करके कुछ बन रहा था f ऑफ r बाय n। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल में। अब जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो डेफिनेट इंटीग्रल गिवन होता है और उसको सम में, लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इट विल बी एन एडवाइस कि आप ये सब ट्राई कीजिएगा। मैं एक दो एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बनते हैं ये सवाल, बट ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे, आप ट्राई कीजिएगा खुद से। और आंसर्स आपको पता है एक्चुअली, क्योंकि आंसर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करके बता ही सकते हो। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा आप वेरीफाई कैसे करना, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना इसका। ये हमने सॉल्व किया डेफिनेट इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई और आपको आंसर इसका पता है। इसका आंसर आएगा 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो ऐसे आप आंसर्स तो निकाल ही सकते हैं, आंसर्स आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाल लेना वेरीफाई करने के लिए। अब सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन जो है वो टिपिकली ऐसा बनता है, मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जांपल ले रहा हूँ। सो इस तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा दैट फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो आपको इसको जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, वो कॉम्पिटिटिव में तो ऐसा नहीं आता है, पूछा जाता है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो आपको लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो ऐसे मत सॉल्व कर देना, नंबर नहीं मिलेंगे कि सर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया, अपर लिमिट डाली 2, लोअर लिमिट डाली 0 और सॉल्व करके आंसर आ गया ये। तो फाइनल आंसर 14/3 आएगा, करेक्ट है, बट ऐसे सॉल्व नहीं करना है।
इसको लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा, वेरी बेसिक जहां से हमने शुरू किया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रेक्टेंगल के स्ट्रिप्स के एरिया से मिलके बनता है। फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है सिग्मा एफ ऑफ a प्लस आर माइनस वन इंटू एच, ये लेंथ और विड्थ थी h, सिग्मा के बाहर ले लिया हमने इसको, और r की वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो रही है जीरो से लेकर, सॉरी जीरो नहीं ऐसा लिखा है तो ये 1 से लेके n तक, और इसमें लिमिट जो लगाई गई है वो है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो h टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि b माइनस ए अपॉन एन इसी को हमने h बोला था। तो ये सारी बातें, सो अपने एग्जाम्पल से आप सिंपल बस वैल्यू आइडेंटिफाई करो कि a क्या है, b क्या है, h क्या है, इस तरीके से। सो इंटीग्रेशन 0 से 2 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन अवर एग्जाम्पल a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2। फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो h जो हो जाएगा, h हो जाएगा विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप b माइनस ए अपॉन एन, ये फॉर्मूला h और n को कनेक्ट करने वाला। सो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अगर चले तो हम लोग इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम में ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और आपको इसको आगे सॉल्व करते जाना है बस। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो आप अपने एपी वाले लॉजिक से सॉल्व कीजिए, जो आपने प्रोग्रेशन इन सीरीज में पढ़ा था उसके लॉजिक से आप देख सकते हैं। सो प्लीज रेफर दिस सॉल्यूशन, अकॉर्डिंगली आप इसको जज कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम वे में अनदर एग्जांपल, इसमें जीपी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, सो आई एम अटैचिंग द सॉल्यूशन विथ यू ऑल। आप इसको देखिए, समझिए, and try to figure out that how definite integral can be converted as limit of sum.